Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So, till now I hope it is clear that increase in price of the given commodity leads to decrease in its demand, and such behavior of consumer has been formulated as law of demand. So, law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. So we are keeping the other factors constant, and when price of commodity increases, when price of given commodity increases, then the demand falls, and when price of given commodity falls, then the demand of given commodity increases. So law of demand is a qualitative concept. Why I am saying that? Because it indicates the direction of change, means it will tell you that if price of given commodity change, now consumer demand for a given commodity will also change. That is, consumer demand or purchase greater quantities at lower price, but it doesn't indicate the magnitude of change. Means, let's say that if the price of ice cream is 20, and when price of ice cream is 20, at that price consumer quantity demanded, that is consumer demand is of 4 units. When price falls to rupees 10, कंज्यूमर की डिमांड कितनी हो रही है 5 हो जा रही है. सो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर विल बाय मोर as price falls, but it doesn't tell about the actual amount by which demand will increase. See, यहाँ पे जो प्राइस में फॉल हुआ है वो सबके लिए हुआ है. मतलब कि इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में, पूरी उस कंट्री में वो प्राइस फॉल हुआ है, लेकिन जो डिमांड है वो सबकी अलग अलग से चेंज होगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड है तो सबकी अपने अकॉर्डिंग चेंज होगी. तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई इंसान एग्जैक्टली कितने डिमांड करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे. इसीलिए जब इकोनॉमी में प्राइस डाउन हो रहा है, प्राइस डाउन हुआ, हमें ये तो पता चल गया कि प्राइस डाउन हुआ है, बट ये कितने से इंक्रीज होगा हम ये नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग है. मे भी हो सकता है कि अगर प्राइस फॉल हुआ है तो कोई किसी ने सिर्फ एक ही यूनिट से कंजम्पशन अपना इंक्रीज किया, जैसे कि यहाँ पर हुआ है 4 से 5 हो गया है, लेकिन हो सकता है किसी ने 4 से 6 कर दिया हो कंजम्पशन, 4 से 8 भी हो सकता है ना. एंड ऑल्सो देयर इज नो प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ 50% से, प्राइस 20 से 10 हो गया, कितना परसेंट का फॉल आया? 50% का फॉल आया. लेकिन जो डिमांड राइज हुई ना वो 125% से राइज हो गई. मतलब 4 का 125% 5 होता है. ठीक है, तो आप देखो कि प्राइस 50% से फॉल हो रहा है, लेकिन डिमांड इतने ज्यादा प्रोपोर्शन से हाई चली गई. तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि अगर 50% से ही प्राइस डाउन हो रहा है तो 50% से ही प्राइस 50% से डिमांड इंक्रीज होगी, नहीं. तो लॉ ऑफ डिमांड इसीलिए क्वालिटेटिव कंसेप्ट है. एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लॉ ऑफ डिमांड tells us effect of change in price on demand. मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ वो बताता है, बट इट डजंट टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिमांड में चेंज आ रहा है. व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, लेकिन ये हमको ये नहीं बताता कि अगर डिमांड में चेंज आया तो प्राइस में क्या चेंज आएगा. अब आप ऐसे कहोगे कि डिमांड में चेंज आया तो प्राइस में क्या चेंज आएगा. मतलब देखो, हम डिमांड कर रहे हैं तभी तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ना कमोडिटी का. अगर आप एक एस्पेक्ट ये वाला भी देखो, अगर हम किसी कमोडिटी की डिमांड ही ना करें
तो क्या करती है अगर जैसे कि आप जब कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करते हो, कंपनीज का वो जो स्टॉक है वो स्टॉक ही रहता है, वो बिक नहीं रहा है, तो कंपनी उसको सेल पे लगा देती है। सेल पे लगाने का मतलब क्या हुआ, प्राइस लोअर डाउन कर दिया। तो यहाँ पे उसने ये भी तो देखा ना कि कंपनी ने कि डिमांड नहीं आई है, हमारे पास डिमांड नहीं आ रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो चलो प्राइस नीचे कर देते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ क्या बताता है, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस पर चेंज होगा तो डिमांड में क्या होगा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमको ये बताता है। एंड ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डिमांड। फाइन। Now see the assumption. So every law is based on some assumption. So while stating the law of demand, we use the phrase ceteris paribus, means keeping the other factors constant. So these are the assumptions and हम इन सबको constant लेके चलेंगे. The first one is price of substitute goods remains constant. So substitute goods are the goods which are used in place of each other. So हमको पता है as we already read कि substitute good का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो गिवन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. सो वी आर कीपिंग दैट फैक्टर कांस्टेंट. देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन्स कांस्टेंट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर विद इक्वल ईज. So if price of complementary good increases, then demand for given good decreases. So we are keeping this factor also constant. Then income of consumer remains unchanged. So we differentiated goods as normal and inferior good under the income of consumer. If there is an increase in income, it leads to rise in demand of normal good and reduces the demand of inferior good. So हम इसको भी constant लेके चल रहे हैं. Now tastes and preferences of consumer remain same. कोई चेंज नहीं आएगा टेस्ट या प्रेफरेंस में, वो हमेशा सेम रहेंगे. No expectation of change in price in future, because if consumer are expecting that in future price will increase or decrease, so the demand will increase or decrease now. तो we are keeping all those factors constant, जिससे कि हमारा जो एनालिसिस है उस पर इफेक्ट ना आए. Now see, so according to the law of demand, क्या होता है, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी राइजेस विद फॉल इन इट्स प्राइस. प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी. तो ये कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जहां पे साइन आपके ऑपोजिट जाएंगे. अगर प्राइस इंक्रीज है तो डिमांड डिक्रीज है, तो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. सो ये इनवर्स रिलेशनशिप हम इन दो जो कि है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, हम उनसे डिराइव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, विच इज सिंगल कॉमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन. एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज टू कॉमोडिटीज इक्विलिब्रियम कंडीशन. फाइन. So let's first derive law of demand by this condition where mu is equal to the price. So a consumer consuming a single commodity, a consumer who is consuming a single commodity, he will be at equilibrium when mu is equal to the price paid for the commodity. ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, बेनिफिट देखता है, वो बेनिफिट और कॉस्ट को हमेशा कंपेयर करता है. ठीक है. नाउ आई एम नॉट गोइंग लॉट ऑफ डिटेल ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज लॉज, बिकॉज इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज गो थ्रू इट. बट येस, यहाँ पे हम बेसिक्स मतलब कि यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करेंगे, तो हम यहाँ पे उस पर फोकस करेंगे. Now see, so as I already told you that this is the single commodity equilibrium condition. Condition क्या होती है, MUX is equal to price of X. Now suppose that MUX is 10, because ये कौन सा अप्रोच होता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है, तो हमेशा हम नंबर्स में लेके चलते हैं यूटिलिटी को. तो इट इज 10 एंड प्राइस ऑफ गुड X इज ₹10 और प्राइस क्या है, 10 है. तो जब दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम में हैं. बट व्हाट विल हैपन व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹8?
तो यहाँ पे दो कंडीशंस ले रखी है हमने, एक में हमारा प्राइस 8 हो गया है और एक में प्राइस 12 हो गया है। एक में प्राइस डिक्रीज है, एक में प्राइस इंक्रीज है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹8 तो MUX तो 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन PX हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो गया है क्योंकि प्राइस हमारा फॉल हुआ है। एज प्राइस फॉल्स MU बिकम्स ग्रेटर देन कॉस्ट। अब आप देखो कि MU तो 10 है तो वो ग्रेटर हो जाएगा ना PX से। सो इट इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय मोर। इट विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय मोर। As he buys more, his MUX will fall। क्योंकि वो ज्यादा अगर किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो उससे उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन। एंड फाइनली इट अगेन बिकम्स इक्वल टू प्राइस, मीन्स योर MUX अगेन विल बिकम इक्वल टू द प्राइस। और आप फिर से कौन सी कंडीशन में आ गए, अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गए। तो यहां पर प्राइस फॉल हुआ, प्राइस 8 हुआ। जब प्राइस 8 हुआ तो कंज्यूमर ने ज्यादा खरीदा, ही बायज मोर, है ना, क्योंकि जब वो ज्यादा खरीदेगा तब उसकी यूटिलिटी जो है वो फॉल हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्राइस फॉल हुआ, कंज्यूमर ने ज्यादा खरीदा, विच मीन्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, है ना। वी आर सी वाई वी आर डिमांडिंग अ कमोडिटी। We are demanding a commodity because goods have power to satisfy our wants and want satisfying power is utility। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कंसेप्ट से ही हम ये निकाल सकते हैं कि हाँ डिमांड कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड है। फाइन। नाउ व्हाट हैपन व्हेन प्राइस इज 12। जब प्राइस 12 हो गया तो अब हमारा PX ज्यादा है और MUX कम है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। टू बी इन इक्विलिब्रियम कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम लेस, उसको लेस खरीदना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है। अगर वो कम खरीद रहा है तो उसका MUX इंक्रीज हो जाएगा और अगेन वो MUX इक्वल टू PX हो जाएगा। ठीक है, सो जब प्राइस इंक्रीज हुआ तब कंज्यूमर क्या कर रहा है, कम खरीद रहा है। कम खरीदने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल्स टू ₹1, इससे क्या हुआ, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो तो ये थी 20/2 इज इक्वल टू 30/3, आंसर क्या था 10। लेकिन अब प्राइस कम हो गया X का, तो जो नीचे है दैट इज 20/1 आ जाएगा डेनोमिनेटर में, 20/1 आ गया डेनोमिनेटर में। ओवरऑल क्या आएगा, आंसर 20 आएगा, जो कि ग्रेटर है 10 से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब X का प्राइस फॉल हुआ तब जो MUX/PX है वो ग्रेटर हो गया MUY/PY से। दिस विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। This will induce consumer to buy more of X and less of Y। जब वो ऐसा करेगा अगेन वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, जब प्राइस कम हुआ, कॉमोडिटी X का प्राइस जब कम हुआ, कंज्यूमर ने उसको ज्यादा परचेज किया, अगेन हमें यहां से इनवर्स रिलेशनशिप मिल गया। फाइन। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है X का, अगर X का प्राइस इंक्रीज हो जाता है दैट इज 4 हो जाता है, तो 20/4 हो जाएगा। 20/4 होगा तो आंसर यहाँ पे 5 आएगा और वो तो सेम ही रहेगा, MUY/PY वो सेम रहेगा, तो वो हमारा 10 का 10 ही है। इट मीन्स दैट अभी कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड Y, सो ही विल बाय more of Y and less of X। So it shows when price of good increases, less of it is demanded। So we derive the inverse relationship by both the condition। यहाँ पे कैसे पता चला, प्राइस इंक्रीज हुआ है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर X को कम कंज्यूम कर रहा है, X कॉमोडिटी को कम कंज्यूम कर रहा है, और जब वो ऐसा कर रहा है तो अगेन अब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ गया है। सो हमें ये पता चला दैट yes there is an inverse relationship between price and demand। so जो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कॉमोडिटी एंड
टू कॉमोडिटी वाला केस था, उसकी जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, हमने वहां से लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव कर लिया मतलब कि हमने इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच में बता दिया। नाउ लेट्स सी द रीजंस ऑफ डिमांड, द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड और रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, और उस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से स्लोप डाउनवर्ड होती है। Now we will see that why does a consumer buy more at a lower price than at higher price, ठीक है। The first one is law of diminishing marginal utility. So अभी यहाँ पे हमने marginal utility equal to price वाली कंडीशन पढ़ी, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको बस ये बताता है कि अगर आप एडिशनल क्वांटिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो आपका MUX फॉल होता जाएगा। Now listen carefully and try to understand this chain process. Goods are demanded because they have utility. If consumer is getting utility, he will pay more. उसको satisfaction मिल रहा है तो वो ज्यादा देगा, but he will not pay same price for additional unit of commodity. See, देखो, जब कंज्यूमर ने पहली यूनिट को कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला, बट दूसरी यूनिट में सेटिस्फैक्शन उसको पहली यूनिट से कम मिला, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि आप जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी MU फॉल होता रहेगा, है ना। जिन्होंने वो वीडियो देखी है फर्स्ट वाली उनको पता होगा, एंड ऑल्सो अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो भी आपको पता होगा, ठीक। तो सेकेंड यूनिट जब खाई या कंज्यूम करी तब सेटिस्फैक्शन पहली यूनिट से कम मिला। कम मिला मतलब MUX कम हो गया। कंज्यूमर हमेशा MUX और PX को कंपेयर करेगा। उसको यूटिलिटी तो कम मिल रही है लेकिन वो प्राइस उतना ही क्यों देगा? क्योंकि वो तो हमेशा MUX और PX को कंपेयर करेगा। MUX कम हो गया तो वो क्यों उतना ही प्राइस देगा? इसका मतलब क्या है? That consumer will buy more units of commodity only when price falls. क्योंकि वो सेम, देखो, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करा, सपोज करो तब प्राइस 10 था, उससे उसको 10 का ही सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब उसने दूसरी यूनिट को कंज्यूम करा तब उसको सेटिस्फैक्शन 8 मिल रहा है, यूटिलिटी उसकी 8 हो रही है, तो वो उतना ही प्राइस क्यों देगा? क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो कम हो गया, तो प्राइस को भी तो कम होना पड़ेगा ना। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये किया था तब हमने प्राइस में चेंज नहीं देखा था, तब हम सिर्फ MUX में चेंज देख रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम प्राइस में चेंज देख रहे हैं क्योंकि हमको डिमांड देखनी है, हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखना है डिमांड और प्राइस के बीच में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। The another one is substitution effect. See, when price of given commodity falls, it becomes cheaper in comparison to its substitute, and as a result, demand for given commodity increases. देखो, प्राइस जब गिवन गुड का फॉल होता है तब वो सस्ती हो गई इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट। जो भी गिवन कॉमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होगा उसके कंपैरिजन में गिवन गुड भी सस्ता है। इसकी वजह से क्या होगा? डिमांड गिवन गुड की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूटिंग वन कॉमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। अब जब हमने यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड देखे थे तब हमने जो प्राइस में चेंज देखा था वो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज देखा था। यहाँ पर हम जो चेंज देख रहे हैं वो गिवन गुड के प्राइस में चेंज देख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, कंफ्यूजन मत रखना। Now see the income effect. Income effect is basically the effect on demand when purchasing power of consumer changes due to change in the price of given commodity. अब purchasing power क्या है? Purchasing power is real income of consumer.
अब रियल इनकम क्या है? सपोज करो कि रियाज पॉकेट मनी इज ₹100, तो जब उसकी पॉकेट मनी 100 है तो वो 10 टॉफी खरीद रही है। कितने रुपए की? 10 रुपए की एक, मतलब एक टॉफी 10 रुपए की है और वो 10 रुपए की 10 टॉफी खरीदी है, मतलब पूरे उसने अपने 100 रुपए उड़ा दिए हैं। ठीक है, अब अगर प्राइस चेंज हो जाता है, अगर गिवन जो गुड है दैट इज टॉफी, और अगर उसका प्राइस चेंज हो जाता है तो क्या होगा? प्राइस 20 हो गया। जब प्राइस 20 हुआ तो वो अब सिर्फ 5 टॉफीज ही परचेज कर सकती है। तो उसकी पॉकेट मनी नहीं ही चेंज हुई है, पॉकेट मनी 100 की 100 ही है, लेकिन गिवन गुड का प्राइस चेंज हो गया है। तो गिवन गुड के प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर की रियल इनकम पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी नॉमिनल इनकम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर पर इफेक्ट पड़ गया। रियल इनकम मतलब जो आप खरीद सकते थे, पहले आप 10 खरीद सकते थे टॉफी, लेकिन अब आप सिर्फ 5 खरीद सकते हो, तो आपकी परचेसिंग पावर पर इफेक्ट आया है। तो इनकम इफेक्ट क्या था? इफेक्ट ऑन डिमांड when real income of consumer changes due to change in price of given commodity। तो चेंज हमने देखा, गिवन कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ, उससे रियल इनकम पे कैसे इफेक्ट आया और डिमांड उससे कैसे हमारी कम हो गई। ठीक है, नाउ चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स और एडिशनल कस्टमर। एज प्राइस ऑफ गुड फॉल्स मेनी न्यू कंज्यूमर ऑल्सो स्टार्ट परचेसिंग द गुड। जो नहीं खरीद रहे थे पहले, अब वो भी खरीद सकते हैं। सो न्यू बायर्स और जो पुराने कस्टमर्स हैं वो दोनों ही क्या करेंगे? खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो जिससे क्यों खरीदना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमारा प्राइस कम हुआ है। ठीक है, सपोज करो आइसक्रीम का प्राइस 50 था, प्राइस फॉल हुआ और 20 हो गया। जब प्राइस 20 हो गया तो जो ऑलरेडी 50 पर कंज्यूम कर रहे थे, हो सकता है वो अब ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अगर पहले एक ही यूनिट कर रहे थे तो अब 5-6 कर लेंगे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन जो पहले पोजीशन में नहीं थे, जो 50 रुपीज की आइसक्रीम को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से क्या हो गया? ओवरऑल डिमांड ऊपर चली गई। ठीक है, नाउ डिफरेंट यूजेस। सो the commodity have several uses. Some uses are more important than the other use. The popular example which is also given in your book is of milk. So milk is used for drinking purposes, for making tea, for making coffee, making curd, making cheese, butter, etc. If price of milk increases, अगर उस commodity का price increase होता है जिसके बहुत सारे uses हैं, जैसे कि मिल्क है, उसका अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, देन पीपल विल यूज मिल्क ओनली फॉर इंपॉर्टेंट यूज। तो वो अगर उससे पहले 10 चीज कर रहे थे तो अब वो 10 नहीं है, वो सिर्फ 2 चीज करेंगे जो कि उनको इंपॉर्टेंट लगती है। इससे क्या होगा? जो डिमांड है फॉर लेस इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी इट गेट्स रिड्यूस्ड एंड एज अ रिजल्ट योर ओवरऑल डिमांड विल फॉल। फाइन, सो दीज are the all reasons for the law of demand, and that's it for today. Thank you.